हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी आरआरबी की। और उसी कड़ी को और भी मजबूत बनाने के लिए आज एक और हमारे पास एमसीक्यू सीरीज आ चुकी है, जहां पे हम आरआरबी की तैयारी और भी बेहतर तरीके से आपकी करवा देंगे, जिसमें इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिनको एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट है, और बहुत जनों के मेरे पास कमेंट भी थे, कॉल भी थे कि सर आप और ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो, ताकि हमारी और भी हेल्प हो जाए। क्योंकि अब एग्जाम में बहुत ही लिमिट टाइम रहा है, मेनली मान के चल सकते हैं सर 2 से 3 दिन रहे। और ये जो 3 दिन है, ये या तो करो या मरो वाले दिन है, जिसके अंदर हम कोई भी बुक उठाकर नहीं देख सकते कि सर हम कोई भी बुक देख रहे हैं कि हाँ मैं फार्माकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहा हूँ, या फिर शुरू से फार्माकोग्नोसी पढ़ रहा हूँ या केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अब वो टाइम नहीं रहा कि हमें एक एक सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से वापस पढ़ना पड़ेगा। अब जो टाइम है वो सिर्फ एमसीक्यू का है कि सर जितने ज्यादा एमसीक्यू आप करवाओगे उतने ज्यादा हमारे ब्रेन में सेट होगे कि हाँ इस तरीके का एमसीक्यू आ सकता है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सभी स्टूडेंट जो कि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे एमसीक्यू लाए गए हैं। और याद रखना, बच्चों की हाई डिमांड के ऊपर एक और लाइव क्लास की जाएगी, जिसमें पूरे के पूरे 200 एमसीक्यू करवाए जाएंगे। 200 के आसपास आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे, बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी, तो अटेंड करना भूलना मत। बहुत ही जल्द उसका टाइम आ जाएगा कि कब स्टार्ट करेंगे, और आपको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है ताकि वो अच्छे से इसकी तैयारी और लाभ उठा सके। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको फार्मेसी रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहती है, और साथ ही आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ताकि आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सको, एक सीट ले सको, जो कि आपका एक ख्वाब है, आपका एक बहुत ही अच्छा सपना है कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट नहीं करनी सर, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उसी सपने को साकार करने के लिए हम यहां पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। उसके अलावा 2 सक्सेसफुल लाइव सेशन भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सर और भी स्टूडेंट्स के कमेंट थे और उनके कॉल भी थे कि सर आप बहुत अच्छी तरीके से और एमसीक्यू लेके आइए और एनालिसिस करके एमसीक्यू लेके आइए, ताकि हमारा सिलेक्शन और भी सुनिश्चित हो जाए। उन्हीं को डिमांड को पूरा करने के लिए आज फिर से एक और वीडियो आ चुका है आपके सामने, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पे करवाए जाएंगे। साथ ही और मैं आपको यह बता देता हूं कि एक और लाइव सेशन बहुत ही जल्द करवाया जाएगा। उसका टाइम, उसका जो भी डेट होगा वो सब फिक्स करके आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा, और उस लाइव सेशन को देखना ना भूले। क्योंकि मैं पहले भी बोलता था, अभी बोलता हूं कि ऐसे एमसीक्यू देखोगे, याद करोगे, दिमाग में आंसर सेट करोगे, क्या पता वो एमसीक्यू वहां पे आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा मन में नहीं होना चाहिए कि काश मैं उस दिन सर का वो वीडियो देख लेता तो आज वो एमसीक्यू मेरे सवाल हो जाते हैं। आज मैं इस एमसीक्यू को छोड़कर नहीं आता, मैं पूरा अपना पेपर कंप्लीट करके आता और मेरे दिमाग में ये बिल्कुल सेट होता कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एमसीक्यू देखना ना भूले, लाइव सेशन को अटेंड करना ना छोड़े, और याद रखिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, और 2 दिन में हमें पूरी की पूरी तैयारी करनी है सिर्फ एमसीक्यू की। क्योंकि लास्ट कड़ी में सिर्फ हमें एमसीक्यू प्रिपेयर करने पड़ते हैं। थ्योरी का प्रिपेयर करने का टाइम चला गया, बहुत दिन हो गए थ्योरी को पढ़ते पढ़ते, अब हमें चाहिए एमसीक्यू। जितने ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन की ओर प्रस्थान रहता रहेगा। वो सिलेक्शन आप क्या करते रहोगे सर, अपने पास लेके जाओगे। तो याद रखना, एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले सर आज के हमारे पास एमसीक्यू है ना, जिसमें फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर कोई बच्चा हमारे सामने नया जुड़ा हुआ है हमारे साथ और उसको इसकी पीडीएफ चाहिए कि सर हमें इस एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ चाहिए, तो उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सुदर्शन फार्मेसी के नाम से है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा सर मुझे आपसे बात करनी है, कुछ मेरे डाउट्स है उनको सॉल्व करना है, या फिर मुझे मेरे कोर्स के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, वैकेंसी रिगार्डिंग कुछ डाउट है, मुझे आपसे बात करनी है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। उसके अलावा और स्टूडेंट जो नए आ चुके हैं उनको ऐसे ही वीडियो चाहिए या वैकेंसी अपडेट चाहिए या फार्मेसी की रिगार्डिंग कोई भी नई लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए, तो आपको हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सुदर्शन फार्मेसी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था कि सर आरआरबी में आप जो फार्मा पार्ट के ले रहे हो बहुत ही शानदार, लेकिन सर हमें नॉन टेक का भी थोड़ा सा बता दीजिए कि सर नॉन टेक की तैयारी हम कहाँ से करें। तो अगर मैं यहाँ पे नॉन टेक की बात करूँ तो बिल्कुल सही है उनका क्वेश्चन कि सर नॉन टेक पार्ट भी तो आएगा, बिल्कुल 30 क्वेश्चन उसमें से भी आता है, 30 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है सर वो टेक्निकल पार्ट मतलब फार्मा से आएगा। उस नॉन टेक में सर इंडिया की जीके आएगी, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, और जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए सर, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है सुदर्शन फार्मेसी,
और उसी नाम से एक एप्लीकेशन भी है, सुदर्शन पैरामेडिकल नाम की एक एप्लीकेशन है। उस सुदर्शन पैरामेडिकल नाम की एप्लीकेशन को आपके मोबाइल के अंदर क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप सुदर्शन पैरामेडिकल की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे साइड में 3 लाइंस दिखेगी, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी जिसका नाम है फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहां पे आपको ऊपर की तरफ लिखा हुआ है टेस्ट। इन टेस्ट पे आपको क्या करना है सर, क्लिक करना है। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फोल्डर खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा आरआरबी पैरामेडिकल पार्ट बी फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट लिखा हुआ होगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे हमारे पास आरआरबी के टेस्ट दे रखे होंगे। और सर ये तो क्या एक ही टेस्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। यहां पे आपको ऐसे कितने टेस्ट मिलेंगे सर, 30 टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, तो सर 30 को अगर मल्टीप्लाई करें 30 से तो कितना आंसर आ जाएगा सर, जल्दी से बता दीजिए। तो भाई कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास लगभग 300 के आसपास या 900 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने नॉन टेक के हमारे पास क्या होंगे सर, क्वेश्चन होंगे। तो आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं शानदार तरीके से। नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा और टेक्निकल पार्ट वैसे भी मैं करवा रहा हूं, तो ये भी समस्या आपकी दूर हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है कि सर हमें ये मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बस आप मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तभी हमें जीत मिलेगी। आप हो तो हम हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए कोई भी जरूरत नहीं है कि सर हमें बर्डन लेना है, टेंशन लेनी है, नहीं। टेक पार्ट के लिए मैं हूं, नॉन टेक के लिए आपको पूरा प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट, अगर यहां पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां दे रखा है विच ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट इमोबोलाइज्म इन लंग्स एंड आल्सो ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो यहां पे हमारे पास कौन सी ड्रग है जिसका यूज हम क्या करते हैं, इम्बोलिज्म नाम की डिजीज को ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग यहां पे यूज की जाती है सर, एल्टीप्लेस नाम की ड्रग यहां पे यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये रहा सर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एल्टीपेज इज अ थ्रोम्बोलाइटिक क्लॉट ब्लस्टिंग, मतलब ये क्लॉट को क्या करता है, ब्लस्ट करता है, मतलब क्लॉट्स को क्या करेगा, हटाएगा। क्लॉट रिमूवर है, ये क्या है सर, क्लॉट रिमूवर है। क्लॉट को रिमूव करने वाली ड्रग होती है, तो याद रखना क्लॉट को रिमूव करने वाली ड्रग का नाम क्या है, एल्टीप्लेस। यूज टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, ये ब्लड क्लॉट्स को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। जो कि पल्मोनरी इंबोलिज्म, क्लॉट इन लंग्स, अगर आपके लंग्स में क्लॉट हो चुके हैं या हार्ट के पास क्लॉट हो चुके हैं, जिससे हार्ट के पास ब्लड नहीं जा पा रहा, लंग्स के पास एयर नहीं जा पा रही, तो इन क्लॉट्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एल्टीप्लेस नाम की ड्रग लेंगे, जिससे क्लॉट क्या हो जाएंगे सर, हट जाएंगे। और इसी तरीके से हम इसका यूज या इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी का, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन नाम की बीमारी का भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा प्लाज्मिनोजन को, ताकि क्या बना दे, प्लाज्मिन बना दे। और ये प्लाज्मिन क्या कर देगा सर, वो ब्रेक हो जाएगा फिब्रिन में और डिसॉल्व कर देगा क्लॉट्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन आ चुका है कि सर ये एक्ट कैसे करता है। ये एक्ट करेगा, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देगा। प्लाज्मिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन क्या करेगा, टूट कर क्या बनाएगा, फिब्रिन। और फिब्रिन क्या कर देगा, हमारे जितने भी ब्लड क्लॉट्स है उन सबको डिसॉल्व कर देगा। इस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा सर, परफेक्टली काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एंजाइम इज यूज बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टू फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए इन द होस्ट सेल, है ना। तो मतलब होस्ट सेल में जाने के बाद जो वायरस होता है, जिसे हम एचआईवी का वायरस बोलता है, वो कौन सा एंजाइम यूज करता है, कौन सा एंजाइम यूज करता है डीएनए की कॉपी बनाने के लिए। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे पास एचआईवी का वायरस है, उस एचआईवी के वायरस के पास क्या होता है सर, आरएनए होता है। उसके पास उसका खुद का क्या होता है, आरएनए होता है। उसके पास उसका डीएनए नहीं होता, उसके पास उसका आरएनए होता है। और आरएनए के पास उसके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसी एंजाइम की मदद से ये क्या करता है, अपने आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि सर हमारे पास एचआईवी का जो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, डीएनए नहीं है। और वो हमारी बॉडी के अंदर आकर उसके 2 एंजाइम होते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसका यूज करके आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए। फिर वो डीएनए हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाता है और इस तरीके से अपना क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। हमारी बॉडी में वो अपना रेप्लिकेशन करता है, हमारे एक एक डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, वायरस के डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से वो काम करता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ओनली, ये यहां पे प्रेजेंट होता है। सी ऑप्शन यहां पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन।
HIV इज अ रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस का मतलब समझ आया, क्योंकि इसके पास क्या है सर, एक तरीके से बोल सकता है सर ये उल्टा काम करता है। ये आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है सर, डीएनए में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास क्या प्रेजेंट होता है सर, इसके पास प्रेजेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर, आरएनए होता है। लेकिन ये जब होस्ट की सेल में जाता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करेगा और अपने आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीएनए में, और वो हमारे डीएनए के साथ क्या कर देगा, इंटीग्रेट हो जाएगा और हमें बीमार कर देगा। इस तरीके से फंक्शन होता है किसका सर, वायरस का। वायरस इस तरीके से हमारी बॉडी में आके काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है, फॉर टू ड्रग्स प्रोडक्ट जेनरिक एंड ब्रांड टू बी कंसिडर्ड बायो इक्विवेलेंट, द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स about the ratio of the means of the Cmax and AUC values फॉर जेनरिक ब्रांड प्रोडक्ट मस्ट बी विद इन, है ना। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक जेनरिक है और एक ब्रांड है, और उन दोनों की जो बायो इक्विवेलेंसी है वो बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल सही है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है अबाउट द रेशियो ऑफ द मीन्स ऑफ सी मैक्स और AUC वैल्यू। AUC का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। इन दोनों के बीच में बिल्कुल क्या है हमारे पास, एकदम एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे जेनरिक और ब्रांड प्रोडक्ट होगा वो किसके बीच में होनी चाहिए, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे सर जो ये रेशियो दे रखा है वो 80 to 85 ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट, इसके बराबर होना चाहिए। ब्रांड प्रोडक्ट के 80% to 85% के आसपास होना चाहिए, तब आप उसे बायो इक्विवेलेंट बोलोगे। मतलब जो हमारे पास ब्रांडेड ड्रग है और जो जेनरिक ड्रग है, दोनों आपस में कितना परसेंट सिमिलरिटी होनी चाहिए, 80% to 85% सिमिलरिटी होना चाहिए। उनका Cmax AUC बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तब कहीं जाके आप उसे क्या बोलोगे, बायो इक्विवेलेंट ड्रग बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी होगा। Next question, the renal clearance of inulin is used as a measurement of। अब यहां पे पूछा गया है कि सर रेनल क्लियरेंस के बारे में बात की गई है। रेनल क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, तो याद रखना हमारे किडनी के द्वारा उसका क्या करना सर, क्लियरेंस करना, बॉडी से उसको बाहर निकालना। पर किडनी में सर ये रोल कौन करता है सर, ये रोल करता है नेफ्रॉन। कौन करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में 3 प्रोसेस होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये 3 प्रोसेस होता है। तो सर किसी भी चीज को फिल्टर करने का काम किसका होगा सर, ग्लोमेरुलस का होगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा क्लियर करने के लिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बनेगा। इसका आंसर का एक्सप्रेशन ये दे रखा है, इन्युलिन इज अ सब्सटेंस दैट इज फ्रीली फिल्टर बाय द ग्लोमेरुलाई। इन्युलिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा सर, फिल्टर हो जाएगा। किससे फिल्टर हो जाएगा, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाएगा। किसके अंदर, किडनी के अंदर, बट नॉट रीअब्सॉर्ब, वापस रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, सीक्रेट नहीं होगा, और मेटाबोलाइज बाय द रेनल ट्यूब्यूल। ये रेनल ट्यूब्यूल से क्या हो जाएगा सर, मेटाबोलाइज हो गया, बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, इट्स क्लियरेंस प्रोवाइड अ वेरी एक्यूरेट मेजर ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसके क्लियरेंस से ही हम क्या निकालते हैं, GFR निकालते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट निकालते हैं, विच इज द की इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन। इसी से ही पता चलता है कि हमारी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आपको आपकी किडनी का फंक्शन चेक करना है, क्या परफेक्ट है या नहीं है हमारी किडनी, तो आप क्या करोगे सर, इन्युलिन को बॉडी से क्लियर करवाओगे। इन्युलिन बिल्कुल पूरी तरीके से ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देगा, ना तो उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है ना उसका सिक्रेशन होता है, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि हमारी किडनी का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना है, और उससे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो काम किस तरीके से कर रही है। वैसे एक डाटा याद रखना, हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है एक दिन के अंदर, एक डे में कितना होता है सर, 180 लीटर होता है। एक अच्छी किडनी का इतना ज्यादा क्या होना चाहिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होना चाहिए। यह चीज कभी भी भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो यहां पे क्वेश्चन और दिया गया है जिसमें क्या पूछा गया है, विच कंडीशन यूजुअली इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट, है ना। तो सर एक टैबलेट है और टैबलेट का जो डिसोल्यूशन रेट है वो किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, क्या मेथड है कि जिसकी तरह से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो याद रखना, यूज ऑफ द आयोनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। अगर आप किसी भी ड्रग का आयोनाइज या सॉल्ट फॉर्म यूज करोगे तो आप उसका क्या बढ़ा सकते हो सर, उसकी डिसोल्यूशन रेट को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहां देखिए, ड्रग इन देयर आयोनाइज्ड एंड सॉल्ट फॉर्म जनरली डिसॉल्व फास्टर इन एक्वस एनवायरमेंट। एक्वस का मतलब क्या होता है सर, एक्वस का मतलब होता है वाटर, पानी, है ना। अगर कोई भी ड्रग आयोनाइज फॉर्म में है, सॉल्ट फॉर्म में है, तो
तो बहुत ही जल्दी वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर उसके बाद में फ्री एसिड और बेस क्या होने लग जाएंगे सर, बनने लग जाएंगे। बहुत ही जल्द होगा उसका, बहुत ही ज्यादा डिसोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि आयोनाइज मॉलिक्यूल जो होता है वो मोर वाटर सोल्यूबल होता है और इनहांस करता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन को। क्रिटिकल फैक्टर होता है ये ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी का, ठीक है। तो ड्रग अगर डिसॉल्व होगी तब भी उसका एक्शन आएगा, बिना डिसॉल्व के ड्रग का एक्शन नहीं आ सकता। और अगर आपको ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो याद रखना उसका सॉल्ट फॉर्म होना जरूरी है या उसका आयोनाइज फॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि आयोनाइज फॉर्म किस में सॉल्युबल होती है, पानी में सॉल्युबल होती है, इसलिए उसकी डिसोल्यूशन रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और जल्दी उसका क्या आने लग जाएगा, इफेक्ट आने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये रहा कि सर द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन that a transdermal patch delivers within a 24 hours period will not be depend on the patch, है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे पूछा गया है कि सर जो अमाउंट होता है किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का पूछा है, जो कि ट्रांसडर्मल नर्मिस लेयर के नीचे डालना है, पैच की फॉर्म में डालना है। मतलब यहां पे फॉर्मुलेशन कौन सी हो गई सर, फॉर्मुलेशन हमारे पास हो गई पैच, फॉर्मुलेशन हमारे पास हो गई पैच, डिलीवर कर दिया विद इन द 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर डिलीवर करनी है। विड नॉट डिपेंड ऑन द पैच, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता सर, पैच के ऊपर क्या डिपेंड नहीं करता, क्या डिपेंड नहीं करेगा, यहां पे देखिए ऑक्यूलेसिव बैकिंग ऑन द पैच, है ना, ऑक्यूलेसिव बैकिंग ऑन द पाथ, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब नाइट्रोग्लिसरीन अगर ट्रांसडर्मल पैच डाल रहे हो तो क्या डिपेंड नहीं करेगा, उसके बारे में पूछा था, डायरेक्ट आंसर यहां पे ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a very fine powder या chemical drug is defined as one of that। हमारे पास यहां पूछा गया है कि सर एकदम फाइन पाउडर, आपको पता होगा पाउडर की बहुत तरीके की वैरायटी होती है, जिसमें कोर्स पाउडर अलग से आता है, फाइन पाउडर अलग से आता है, वेरी फाइन बहुत ज़्यादा आता है और लार्ज पार्टिकल्स भी बहुत सारा आता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सर एक फाइन पाउडर है या केमिकल है या ड्रग है, उसको कैसे डिफाइन करोगे। तो याद रखना, अगर कोई पाउडर पास कर जाता है सीव नंबर 60 से और नहीं पास होता है कहाँ से, सीव नंबर 40 से, थ्रू अ सीव #120, है ना, तो पासिस थ्रू अ सीव 60 एंड नॉट मोर देन 40, मतलब 40 के ऊपर वाली से पास नहीं होता, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव 120, है ना। यहां देखिए, अगर कोई भी पाउडर सीव नंबर 60 से पास हो जाए और 40% उसका सीव नंबर 120 से पास नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाके हम उसका क्या बोलेंगे सर, उसे बोलेंगे फाइन पाउडर। तब कहीं जाके आप उससे क्या बोलोगे सर, फाइन पाउडर बोलोगे। तो डी ऑप्शन यहां पे क्या होगा सर, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, which equation is used to predict the stability of a drug product at room temperature फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एट एक्सीलरेटेड टेम्परेचर, है ना। तो सर इसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे ताकि हम किसी भी ड्रग की क्या निकाल सके, स्टेबिलिटी निकाल सके, वो भी कहां पे सर, रूम टेम्परेचर के हिसाब से, है ना। तो याद रखना यहां पे जो फेमस इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है सर, अरेनियस इक्वेशन यहां पे यूज की जाती है। तो यहां पे हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन, और अरेनियस इक्वेशन इज अ वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी। फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी अगर हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, अरेनियस इक्वेशन। हम उसकी सेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर बेस्ड ऑन द डिग्रेडेशन रेट ऑब्जर्व एट एलिवेटेड एक्सीलरेटेड, है ना। तो हम क्या करते हैं सर, रूम टेम्परेचर या अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से हम उसकी क्या निकालते हैं सर, एक तरीके से स्टेबिलिटी निकालते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ निकालते हैं। दिस इक्वेशन रिलेट्स द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टू टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बताती है कि सर कोई भी ड्रग के अंदर जो केमिकल है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो कब खराब होता है या नहीं होता है, वो सारी की सारी चीजें हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं सर, निकाल सकते हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि सर इन 25 ml, हमारे पास 25 ml का एक सॉल्यूशन है फॉर इंजेक्शन के लिए, देर आर 4 mg ऑफ द ड्रग, है ना। इसके अंदर कितनी ड्रग है सर, 4 mg ड्रग है। इफ द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, एक पेशेंट को हमें 200 mg ड्रग देनी है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड, है ना। तो 25 ml है हमारे पास, 25 ml है ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर अ इंजेक्शन, there are 4 mg of the drug. If the dose to be administered to a patient is 200 mg, what quantity of this solution should be used? कितना हमें यहाँ पे सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा ताकि उस पेशेंट में कितनी चली जाए सर, 200 mg चला जाए, है ना। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन, देर आर 4 mg ऑफ द ड्रग, यहाँ पे 4 mg ड्रग के बारे में बता रखा है सर, 4 mg यहाँ पे ड्रग है। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या पता कोई मिस प्रिंटिंग हो रखी होगी कि सर एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर इंजेक्शन है, वहाँ पे हमें 4 mg ड्रग है उसके अंदर। इफ द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इज 200 mg,
व्हाट क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन शुड बी यूज। अच्छा, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि सर एक 25 ml का सॉल्यूशन है और उसके अंदर हमारे पास 4 mg ड्रग है। अगर मैं किसी पेशेंट को 200 mg ड्रग दे चुका हूं, इसका मतलब कितनी हमें उसकी सॉल्यूशन को यूज करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकलेगा सर, 1.25 ml यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या निकलेगा सर, 1.25 ml यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पूछा गया है कि सर द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट गिव्स द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज, है ना। तो यहां पे हमारे पास कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रैपिड एक्शन आता है, फास्ट एक्शन आता है। तो याद रखना कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें ड्रग को क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट उसे हमारी ब्लड सर्कुलेशन या स्ट्रीम में पहुंचाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है सर, एक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर वो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू अपने रिसेप्टर के पास जाएगी, बाइंड होगी, अपना एक्शन दिखाएगी। अगर हमें ऑन सेट एक्शन चाहिए, फास्ट एक्शन चाहिए, तो हमें ड्रग को डायरेक्ट कहां डालना पड़ेगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सर, उसका एक्शन बढ़ा सकते हैं। और एक ही रूट ऐसा है जिसमें हम डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डालते हैं, जो हमारे पास होता है आईवी, जिसे हम बोलते हैं सर इंट्रावीनस इंजेक्शन। ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आईवी इंट्रावीनस इंजेक्शन डिलीवर द ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में डालता है, लीडिंग टू इमीडिएट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, है ना। तो यहां पे आईवी की मदद से हम हमारी ड्रग को डायरेक्ट कहां डाल सकते हैं सब, ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टम सर्कुलेशन में डाल सकते हैं, जहां पे फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन आएगा। अदर मेथड जो कि ओरल, सबकुटेनियस, वो सब बैरियर से पास होंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, फिर एब्जॉर्प्शन टिश्यू। तो यहां पे थोड़ा सा ऑनसेट एक्शन आने में क्या हो जाएगा सर, डिले हो जाएगा। तो जितने भी ऑप्शन दे रखे थे दूसरे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑनसेट एक्शन आने में टाइम लगता, लेकिन जो इंट्रावीनस दे रखा है वहां पे इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ड्रग हमारी डायरेक्टली कहां चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, डोज डंपिंग जैसी जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी फॉर्मुलेशन के साथ आती है। तो याद रखना वो हमारे पास आती है सर मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स, ऐसी ड्रग या ऐसी फॉर्मुलेशन जिसमें हम रिलीज जो होती है ड्रग की वो मॉडिफाई करता है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट, जिसमें डोज रिलीज को हमने मॉडिफाई कर रखा है, उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसे हम बोलते हैं डोज डंपिंग। तो यहां पे देखिए, डोज डंपिंग रेफर्स टू द रैपिड रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम अ मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशन, है ना। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है सर, डोज डंपिंग में रैपिड रिलीज हो जाता है किसका, ड्रग का, कहां से, मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशन में, ऑफन ड्यू टू द माल फंक्शन इन द फॉर्मुलेशन और एन इंटरेक्शन विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट। देखो मॉडिफाइड ड्रग रिलीज जो होती है हमारे पास, उसको हम सस्टेन रिलीज बनाते हैं या फिर धीरे धीरे रिलीज होने के लिए बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट का जो एनवायरनमेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से या किसी केमिकल की इंटरेक्शन की वजह से एक साथ पूरी ड्रग क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। एक साथ, भाई धीरे धीरे करवानी थी पर एक साथ हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोज डंपिंग बोलते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन द हायर देन द इंटेडेड ड्रग कंसंट्रेशन। इसकी वजह से एकदम से ड्रग रिलीज होने की वजह से हमारे शरीर में ड्रग की कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होती है, टॉक्सिसिटी होती है, एडवर्स इफेक्ट आती है। मॉडिफाइड ड्रग प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि एक्सटेंड रिलीज, कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, ये सब हमारे पास आती है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि सर जो मॉडिफाइड ड्रग रिलीज उसमें एक्सटेंड रिलीज आती है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स आती है, जिसमें हम ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस की वजह से वो डोज एकदम से रिलीज हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और हमें टॉक्सिसिटी या एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो याद रहना चाहिए आपको कि सर डोज डंपिंग जैसा इफेक्ट इसके साथ मिलता है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स के साथ मिलता है। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्रग इज डिपेंडेड अपॉन दी, है ना। तो यहां पे जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होता है वो किस पे डिपेंडेड होता है, वो किसके ऊपर डिपेंडेड होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहां पे सिंपल सी बात अगर हम बताएं सर, वो पीएच ऑफ द मीडिया एंड पीकेए वैल्यू ऑफ द ड्रग, इस पे डिपेंड करता है सर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो हमारे पास किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है किसी भी ड्रग की पीएच, मीडिया की पीएच और ड्रग की पीकेए वैल्यू पे। The extent of ionization of a weak electrolyte drug depends on the pH of the medium and the pKa. अब यहां पे देखना, the acid dissociation constant of the drug according to the Henderson-Hasselbalch equation, the ionization of a drug is influenced by these factors
as the drug will ionize more at certain pH values depending on the whether it is an acid or base, है ना। तो किसी भी ड्रग का डिसोसिएशन या फिर क्या बोल सकते हैं सर, आयोनाइजेशन किस पे ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में उसकी जो पी की ए वैल्यू होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर कौन सी इक्वेशन से ऐसा पता चलता है, एंडरसन हेसलब्लिच इक्वेशन जो है उसके बारे में पता चलता है, उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक्टिवली किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, तो एक चीज हमेशा रखना, किसी भी वर्ड के आगे एक्टिव आ जाता है तो इसका मतलब सब वहां पे एटीपी रिक्वायर्ड होगी। अगर किसी भी वर्ड के आगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन आता है या पैसिव आता है तो वहां पे हमें एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी की हमारे पास रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती है। तो यहां पे हमारे पास क्या पूछा गया है कि सर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, लेकिन एक इसमें से नहीं है। तो यहां पे देखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलोज किक लॉ ऑफ डिफ्यूजन, भाई ये इसको फॉलो नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना, ये एक्सेप्ट गलत है ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट फॉलो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एज फिक्स लॉ अप्लाइज टू द पैसिव डिफ्यूजन। फिक्स लॉ किसके लिए अप्लाई किया जाता है, पैसिव डिफ्यूजन के लिए अप्लाई किया जाता है, एक्टिव डिफ्यूजन के लिए फिक्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। जहां पे सब्सटेंस मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कंपाउंड का क्या होगा, मूवमेंट होगा, या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। इन कॉन्ट्रास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा सर, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा। मतलब यहां पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर, मतलब कोई चीज को नीचे से ऊपर फेंकना है, नीचे से ऊपर फेंकना है तो एनर्जी लगेगी, कोई चीज को ऊपर से नीचे फेंकना है, कोई चीज को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो एनर्जी लग रही है। इसका मतलब अगर मैं पैसिव कर रहा हूं तो एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं एक्टिव कर रहा हूं, है ना, मतलब पैसिव कर रहा हूं एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिव कर रहा हूं तब मुझे क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो फिक्स लॉ हमेशा याद रखना, फिक्स लॉ हमेशा पैसिव के लिए होता है। पैसिव में हमेशा याद रखना सर, हमेशा याद रखना यहां पे क्या होगा सर, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब हायर टू लोअर जाएगा, लेकिन यहां पे एक्टिव बोला है, एक्टिव उल्टा चलता है, एक्टिव लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जाता है तो वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यहां पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक्टिव और पैसिव के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं और यहां पे आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी ऑफ अ ड्रग गिवन एज एन ओरल एक्सटेंड रिलीज टैबलेट। अगर मुझे किसी भी ड्रग की बायोएबिलिटी कैलकुलेट करनी है और वो ड्रग कैसी है, ओरल एक्सटेंड रिलीज टैबलेट है, द बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग मस्ट बी कंपेयर्ड टू बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग फॉर्म। अब देखो, अगर मेरे पास कोई टैबलेट है जो कि कैसी है सर, एक्सटेंडेड रिलीज है, मतलब धीरे धीरे रिलीज हो रही है, अगर मुझे उसकी एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी निकालनी है तो मैं कौन सी और फॉर्मुलेशन के साथ इसकी कंपेयर करूंगा, है ना। तो यहां देखिए मैं इसकी कंपेयर किसके साथ कर सकता हूं, एन इमीडिएट रिलीज ओरल टैबलेट कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। बिल्कुल सही है, यहां पे इमीडिएट रिलीज और एक्सटेंड रिलीज बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, मतलब फास्ट फास्ट रिलीज हो रही है। एक्सटेंडेड का मतलब बहुत फास्ट, इमीडिएट का मतलब भी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी रिलीज हो रही है। तो दोनों फॉर्मुलेशन जो कि एक एक्सटेंडेड है और एक इमीडिएट है, दोनों में ड्रग की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, दोनों की बायोएबिलिटी में कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि दोनों का मोड ऑफ एक्शन, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे डायरेक्टली मेरे पास क्या होगा सर, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि सर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एस्प्रिन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 1.250 किलोग्राम ऑफ द गिवन पाउडर। हमारे पास ये दे रखा है कि सर यहां पे दे रखा है फिनासेटिन 3 पार्ट्स में यूज करना है, कैफीन 1 पार्ट में यूज करना है, और एएसए यहां पे कितने पार्ट में यूज करना है सर, 6 पार्ट्स में यूज करना है। तो जल्दी से बताइए एस्प्रिन का कितना अमाउंट यूज करना पड़ेगा। तो आपको पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है, पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है तो एस्प्रिन यहां पे कितना यूज करना पड़ेगा सर, सिंपल सी बात है, अगर 6 पार्ट्स बोला है तो हमारे पास 1 किलो 200 ग्राम, मतलब सर हमारे पास टोटल कितना हो गया सर, 1250 ग्राम हो गया, है ना, 1250, 1 किलो 1000 वो हो गया, ये हो गया, हाँ 1250 ग्राम हो गया, ठीक है। तो 1250 ग्राम है तो इस पे हमें 6 पार्ट क्या यूज करना है, एस्प्रिन यूज करना है। तो सिंपल सी चीज है सर, 750 हमें क्या करना पड़ेगा, 750 ग्राम हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एस्प्रिन यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट है, सबसे ज्यादा इसी का यूज हो रहा है तो यहां पे भी क्या होगा, ये यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि सर विच टेक्निक इज टिपिकली यूज टू
मील कैम्फर, अगर मुझे कैम्फर को क्या करना है सर, मील करना है, मतलब उसको ग्राइंड करना है, तोड़ना है, तो सर कौन सा मेथड यूज करूंगा, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए सर लेविगेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे सर, लेविगेशन यहां पे यूज करेंगे। सोचना नहीं है, इसका कोई भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्टली दे रखा है, लेविगेशन में एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप कैम्फर को करना चाहते हो तो आप इससे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बोला गया है कि सर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फॉर टैबलेट इज यूज्ड टू इंश्योर विच क्वालिटी। अगर मैं कभी भी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करता हूं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सर हम उसमें टैबलेट्स लेते हैं और सबका कंटेंट चेक करते हैं क्या सब में कंटेंट सेम है या नहीं, उसी को तो बोला जाता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। उसमें बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास, बहुत सारे टेस्ट है अलग अलग टैबलेट के, फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है, और यहाँ पे एक टेस्ट और है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अगर पैरासिटामोल में की मैंने 12 टैबलेट ली और मैंने सोचा है कि सब में 600 मिलीग्राम है, तो सब में 600 मिलीग्राम होनी चाहिए, तो ये जो टेस्ट मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसे बोलते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो सर यहां पे मैं क्या चेक करता हूं सर, उसकी पोटेंसी चेक करता हूं, क्या उसमें सब में सेम अमाउंट में ड्रग है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक ड्रग में, एक टैबलेट में 600 है, एक में 400, एक में 300, एक में 200 है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो हम यहां पे क्या चेक करते हैं सर, पोटेंसी चेक करते हैं। तो ये देखिए, द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फॉर टैबलेट इज परफॉर्म टू इंश्योर द ईच टैबलेट कंटेंस द करेक्ट अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट या ड्रग, है ना, हर एक ड्रग में करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं, वो भी एक स्पेसिफाइड रेंज में। दिस इंश्योर द पोटेंशियल ऑफ द टैबलेट, पोटेंशियल ऑफ टैबलेट को ये क्या करता है, चेक करता है, मीनिंग दैट ईच टैबलेट डिलीवर्स द इंटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, मतलब हर एक टैबलेट का इफेक्ट जो होगा वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सब में ड्रग का अमाउंट क्या है सर, सेम है, इसीलिए सबका इफेक्ट भी क्या आएगा, यहां पे सेम आएगा। इट डज नॉट डायरेक्टली असेस बायो इक्विवेलेंट प्यूरिटी एंड टॉक्सिसिटी, इससे हम प्यूरिटी नहीं पता लगा सकते, टॉक्सिसिटी नहीं पता लगा सकते, और उसकी बायो इक्विवेलेंसी हम यहां पे पता नहीं लगा सकते। तो यहां पे हम क्या नहीं कर सकते सर, उसकी प्यूरिटी, बायो इक्विवेलेंस और टॉक्सिसिटी को चेक नहीं कर सकते, यहां पे सिर्फ हम ड्रग का कंटेंट चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा सर, यहां पे पूछा गया है कि द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट 100% बायोएबिलिटीज, ऐसा कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी वजह से 100% बायोएबिलिटी आएगा। 100% का मतलब समझ आता है सर, 100% का मतलब आता है कि वो पूरी तरीके से हमारे ब्लड में जा चुकी है, पूरी तरीके से वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करेगी सर, काम करेगी, एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो ऑब्वियस बात है सर, डायरेक्टली ड्रग जो ब्लड में जाती है वो इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू जाती है, जिसकी बायोएबिलिटी क्या होगी सर, 100% होगी। ये रहा इसका करेक्ट आंसर, इंट्रावीनस आईवी इंजेक्शन प्रोवाइड 100% बायोएबिलिटी बिकॉज द ड्रग इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ड्रग हमारे पास डायरेक्टली कहां पे जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है, इसलिए उसकी बायोएबिलिटी क्या होगी, 100% होगी। बाय पासिंग एब्जॉर्प्शन बैरियर सच एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर मेटाबॉलिज्म एंड अदर फैक्टर्स आर रिड्यूस बायोएबिलिटी इन द अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई दूसरा रूट होता तो हमारी ड्रग जीआईटी में जाती तो वहां पे थोड़ा सा उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता, फिर वो लिवर में जाती तो वहां पे और उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता, तो सर ड्रग का थोड़ा सा बायोएबिलिटी वो खत्म हो जाता। लेकिन अब हमने क्या यूज किया सर, इंट्रावीनस इंजेक्शन यूज किया, तो यहां पे ना तो ड्रग जीआईटी में जाएगी, ना ही ड्रग हमारे पास लिवर में जाएगी, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उसका कोई भी बायोएबिलिटी लॉस नहीं होगा। 100% वो ड्रग कैसी होगी सर, बायोएबिलिटी होगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि सर द रेट ऑफ ड्रग बायोएबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड, ऐसा ना, मतलब किसी भी ड्रग की बायोएबिलिटी बहुत तेज कब होगी, जब उस ड्रग को कैसा बनाऊंगा, क्या कंट्रोल बनाऊंगा क्या, नहीं सर, वो तो धीरे धीरे रिलीज होगी। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को, हार्ड जिलेटिन को तोड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसे सॉल्यूशन की फॉर्म में बना रहा हूं, सॉल्यूशन की फॉर्म में बना रहा हूं, तो जल्दी से जल्दी उसका डिसोल्यूशन होगा, जल्दी से जल्दी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, तो उसका बायोएबिलिटी भी क्या हो जाएगा सर, फास्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ड्रग फॉर्मुलेटेड एज अ सॉल्यूशन। अगर मैं ड्रग को सॉल्यूशन की फॉर्म में बना रहा हूं तो टिपिकली एब्जॉर्ब होगा बहुत ही तेज, क्योंकि सच एज कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और कंप्रेस टैबलेट्स, इनके कंपेयर में इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बायोएबिलिटी आएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या होती है, डिसॉल्व, क्योंकि पहले से ही ये कौन सी फॉर्म में है, डिसॉल्व फॉर्म में है, तो फास्टर क्या हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन, और हमारे जीआईटी में जाके उसका क्या हो जाएगा सर, एक्शन आ जाएगा। बहुत ही शानदार है, इन सब ड्रग को डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा दूसरी फॉर्मुलेशन को, ये तो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ये तो पहले से ही क्या है सर, हमारे पास डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी बायोएबिलिटी आने में इतना टाइम नहीं लगेगा हमें, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन कैन बी मिनिमाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी भी पार्टिकल, मतलब हमारे पास जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी जो सेडिमेंटेशन है उसको मुझे मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो क्या यूज करूंगा? देखो सस्पेंशन जो होता है ना, सस्पेंशन में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर बोलता है कि जब भी सस्पेंशन लो तो उसे शेक करो ताकि वो पार्टिकल्स वापस डिसॉल्व हो जाए, फिर उसे यूज करो। तो हमें क्या करना है सर, इसी सेडिमेंट को थोड़ा सा कम करना है। तो कम करने के लिए मैं कौन कौन सी चीजें यूज करूंगा? तो यहां देखिए अच्छी तरीके से, सबसे पहले क्या मैं उसमें सोडियम बेंजोएट यूज कर लूं? नहीं, दूसरा केमिकल हम यूज नहीं कर सकते, हमारी ड्रग खराब हो सकती है। इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन, बिल्कुल हम सस्पेंशन की विस्कोसिटी बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, बिल्कुल पार्टिकल साइज कम करोगे तब भी उसकी जो सस्पेंडेशन है, मतलब सेडिमेंटेशन है, वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। और एडिंग अ सस्पेंडिंग एजेंट, बिल्कुल सस्पेंडिंग एजेंट डालोगे तब भी सेडिमेंटेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां देखिए, इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन हेल्प स्लो डाउन द सेडिमेंटेशन। अगर आप विस्कोसिटी बढ़ाओगे तब भी सेडिमेंटेशन कम हो जाएगा। बाय रिड्यूसिंग द मूवमेंट, मूवमेंट कम होने की वजह से। अगर आप पार्टिकल की साइज को कम करोगे तब भी क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम हो जाएगी। तो पार्टिकल की साइज भी कम करने से, उसका एक तरीके से थिकनेस बढ़ाने से छोटा पार्टिकल बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं तब भी हमारा सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, मतलब उसमें सेडिमेंटेशन नहीं होगा। तो 3 तरीके हैं, एक तो उसका विस्कोसिटी बढ़ा दो, उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर दो, और साथ में अगर आप पार्टिकल साइज छोटा कर सकते हो तो सर पार्टिकल साइज छोटा कर दो ताकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है सर, वो सेडिमेंट नहीं होगा, इतना सेडिमेंट वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों आंसर यहां पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? वैक्सीन आर एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन, वैक्सीन्स आर एंटीजन प्रिपरेशन, एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन, बिल्कुल सही है, एंटीजन ही तो होता है वैक्सीन में, बिल्कुल सही है। टॉक्सोइड्स आर बैक्टीरियल टॉक्सिन मॉडिफाइड टू डिस्ट्रॉय रिड्यूस देयर टॉक्सिसिटी, बिल्कुल सही है। टॉक्सोइड कहां से निकालता है? बैक्टीरिया के टॉक्सिन से ही तो बनाता है, ताकि वो हमारी बॉडी में आकर उस बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी को खत्म कर दे। ठीक है, जहर जहर को काटता है, उससे याद रखना टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सोइड्स का नाम है ना। दूसरा, एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशंस आर नोन एज द एंटी सीरा, बिल्कुल सही है, सीरा में भी क्या होता है? एंटीबॉडीज ही होती है। ठीक है, तो उसको हम सीरा बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन आर यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल नहीं भाई, वैक्सीन से कैसी इम्यूनिटी आती है? एक्टिव आएगी। कैसी आएगी सर? एक्टिव आएगी। तो यही चीज यहां पे गलत है, और गलत को ही हमें क्या करना था? सही करना था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वैक्सीन आर यूज फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वो एक्टिव के लिए यूज आएगा, पैसिव के लिए नहीं आता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या स्मॉल होता है, क्या यूज होता है? स्टिमुलेटिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस द ऑन एंटीबॉडीज बाय एक्सपोजिंग द एंटीजन, है ना। वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में होता है सर एंटीजन होता है। वो एंटीजन या तो मरा हुआ हो सकता है, वीक हो सकता है। जैसे मैं उसे मेरी बॉडी के अंदर डालूंगा तो मेरी बॉडी के अंदर मेरा जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा सर? वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही सर मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो मेरी बॉडी खुद से ही क्या बना लेगी सर? एंटीबॉडी बना लेगी। मतलब यहां पे एंटीबॉडी किसने बनाई? मैंने खुद ने बनाई है, मेरे शरीर ने बनाई, बाहर से नहीं आई है। बाहर से नहीं आई इसलिए वो एक्टिव होगी, मेरे खुद ने शरीर ने बनाई इसलिए एक्टिव है। अगर किसी और की आती तो पैसिव होती, लेकिन किसी और की नहीं है, मेरा शरीर खुद बना रहा है, तो ये कैसी इम्यूनिटी होगी? एक्टिव होगी। और यहां पे एंटीजन दिया जाता है ना, वैक्सीन में हम एंटीजन देते हैं ताकि हमारी बॉडी में कौन सी बने सर? हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी बने। पैसिव इम्यूनाइजेशन में तो हम डायरेक्टली क्या डालते हैं? प्री फॉर्म्ड, पहले से बनी एंटीबॉडी डालते हैं या एंटीसीरा डालते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो कभी भी हमारे पास वैक्सीन से क्या नहीं बनेगी सर? पैसिव इम्यूनिटी नहीं बनेगी, एक्टिव बनेगी। और एक्टिव का मतलब होता है जब हम खुद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाएं। बाहर से आए तब उसे बोलता है पैक्टिव, अब बाहर से आए तब उसे क्या बोला जाता है? सब उसे बोला जाता है एक तरीके से पैसिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज एंटरिक कोटेड मटेरियल, इसमें से कौन सा हम एंटरिक कोटेड मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते? तो सर पैक्टिन को हम इसकी तरह यूज नहीं किया जा सकता है ना, एंटरिक कोटेड की तरह यूज नहीं कर सकते। यहां पे देखो, पैक्टिन इज नॉट कॉमनली यूज एन एंटरिक कोटेड मटेरियल। एंटरिक कोटेड आर
डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द स्टमक एसिड एंड रिलीज इन द इंटेस्टाइन, है ना। तो कभी कभी हमारे पास ऐसी ड्रग्स भी होती है जो स्टमक के एसिड में खराब हो जाती है। अब उस ड्रग को खराब होने से बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर एंटेरिक कोटिंग कर देता हूं। एंटेरिक कोटिंग करने की वजह से अगर उसके ऊपर एसिड लगेगा तब भी वो ड्रग खराब नहीं होगी, और वो ड्रग सीधे कहां चली जाएगी, मेरे इंटेस्टाइन में, और वहां जाके उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसका एक्शन आ जाएगा। तो किसी भी ड्रग को हमारे स्टमक के एसिड से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या की जाती है, एंटेरिक कोटिंग की जाती है। और वहां पे कोटिंग करने के लिए हम सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, एक्रिलाइल पॉलीमरेज, उसके पॉलीमरेज, उसके अलावा हम पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, ये सब कॉमनली हम यूज करते हैं, है ना, ताकि हमारी ड्रग को हम एसिडिक एनवायरनमेंट से बचा सके। और यहां पे पीएच क्या होती है, एसिडिक बहुत ज्यादा हायर होने की वजह से, है ना, यहां पे हम इंटेस्टाइन में डायरेक्ट रिलीज करवाता है। पैक्टिन ऑन द अदर हैंड इज मोर कॉमनली यूज इन फूड एंड एज अ जेलिंग एजेंट, नॉट एज अ एंटेरिक कोटेड मटेरियल। तो पैक्टिन का यूज हम फूड में करते हैं, उसको एंटेरिक कोटेड में यूज नहीं करते। तो एंटेरिक कोटेड क्या होती है वो आपको पता चल गया, क्यों करते हैं ये भी आपको पता चल गया, और कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी यहां पे आपको अच्छी तरीके से पता चल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, यहां पे पूछा गया है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर बफरिंग ऑफ इंजेक्शंस। मतलब हम यहां पे इंजेक्शंस को अगर बफर बनाना है तो क्या यूज नहीं कर सकते, तो हम इसमें बोरेट बफर्स यूज नहीं कर सकते। इंजेक्शंस के लिए कौन सा बफर यूज नहीं कर सकते, बोरेट। बोरेट बफर्स आर जनरली नॉट यूज फॉर बफरिंग इंजेक्शन बिकॉज they can cause toxicity and irritate tissue when administered intravenously और intramuscularly। अगर हम बफरिंग इंजेक्शन में बोरेट बफर्स का यूज करेंगे तो याद रखना वो एक तरीके की टॉक्सिसिटी कॉज करेगा आपके शरीर के अंदर, इरिटेशन कॉज करेगा टिश्यू के अंदर जब आप उसे इंट्राविनसली और इंट्रामस्कुलरली लेंगे। वही अगर मैं फॉस्फेट, सिट्रेट और एसिटेट बफर्स लूंगा तो वो यूज कर सकते हैं इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन में। क्यों? क्योंकि उनकी सेफ्टी ज्यादा है, उनका इफेक्टिवनेस ज्यादा है, उनकी पीएच मेंटेन रहती है एक सुटेबल रेंज पे, जिससे ड्रग भी स्टेबल रहे और आपके शरीर में कोई इरिटेशन भी ना हो, कोई टॉक्सिसिटी भी ना हो। तो कभी भी इंजेक्शन की फॉर्मुलेशन में हम बफरिंग करें तो क्या नहीं यूज कर सकते सर, बोरेट बफर्स यहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है सर, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फार्माकोलॉजिकल क्लास ऑफ एजेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड विद द नेचर। अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर आपने तैयारी की तो आपको अच्छी तरीके से पता है। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बेसिक, बिल्कुल गलत है। एड्रेनर्जिक ऐसा एगोनिस्ट बेसिक नहीं होते, वो सर एसिडिक होता है। वो सर कैसे होता है, एसिडिक होता है। तो पहले ही यहां पे गलत है, पहले ही यहां पे गलत है, नॉट मैच। बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन एसिडिक बिल्कुल सही है, 4 क्विनोलोन्स बेसिक बिल्कुल सही है, उसके अलावा मैग्लिटेनाइड्स एसिडिक बिल्कुल सही है, बाकी सब सही है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारे पास मिसमैच है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब इसका तो मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन दूं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब पानी के अंदर किसका सबसे ज्यादा क्या होगा सर, आयोनाइजेशन होगा, है ना। तो याद रखना यहां पे एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसका पीकेए क्या है सर, कम है। इसका पीकेए वैल्यू क्या है सर, कम है। तो यहां देखिए, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स पीकेए वैल्यू। जितनी ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो सर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन सर किसका सर, आयोनाइजेशन एसिड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी ड्रग के पीकेए वैल्यू के। अगर जितना कम पीकेए वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा उसका आयोनाइजेशन होगा। तो यहां पे हमने देखा एस्पिरिन का जो पीकेए वैल्यू था बहुत ही कम था सर, कितना था, 3 पॉइंट करके कुछ था, 3.5 करके था, इसीलिए उसका आयोनाइजेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। द लोअर द पीकेए द स्ट्रॉन्गर द एसिड एंड द ग्रेटर इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एट अ गिवन पीएच, है ना। जितना कम हमारे पास पीकेए वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा उसका आयोनाइजेशन होगा। एस्पिरिन विद अ पीकेए ऑफ 3.5, उसके 3.5 पीकेए थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द ऑप्शन लिस्टेड, मीनिंग इट विल हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो एस्पिरिन का बहुत ही ज्यादा क्या होगा सर, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, कंपेयर टू द इंडोमिथासिन, क्योंकि उसकी 4.5 है पीकेए वैल्यू। आइबुप्रोफेन का 5.2 है और फिनोबार्बिटल का किसका है, 7.4 है। तो यहां पे हमारे पास सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन किसका होगा, एस्पिरिन का। उसके बाद सर पूछा जाए किसका होगा
सर उसके बाद हमारे पास होगा सर पीके वैल्यू इंडोमेथासिन का कम है तो इसका होगा, फिर किसका होगा सर, फिर होगा हमारे पास आइबुप्रोफेन का, और सबसे लास्ट में आयोनाइजेशन सबसे कम किसका होगा सर, वो होगा फिनोबार्बिटल का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर बार रिपीट होता है, बार बार देखने को मिले, बार बार देखने को मिले, बहुत बार हर बार क्वेश्चन में हम इनको देखते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए, एनालिसिस किया बिल्कुल अच्छी तरीके से ताकि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगा है तो कमेंट करना जरूर कि आपको नेक्स्ट वीडियो जरूरी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं अपनी मेहनत करता हूं, बिल्कुल अच्छा तरीके से टाइम निकालता हूं, आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, फिर उसके बाद इसको प्रेजेंट करता हूं। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, पसंद आया है, तो एक ही काम करना है, सुदर्शन फार्मेसी को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, उसके अलावा से शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपनी आरआरबी या फिर किसी भी फार्मासिस्ट की तैयारी को क्या कर सकता है सर, और भी अच्छा बना सकता है। और कमेंट जरूर करना है कि यस सर वी रिक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ वीडियो, हमें ऐसे वीडियोस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे वीडियोस और डालेंगे। उसके अलावा जो लाइव सेशन हम लेने वाले हैं तो उसके भी कमेंट आ जाने चाहिए कि सर लाइव सेशन, हैशटैग लाइव सेशन लिख देना चाहिए, या फिर लिख दो सर मिशन आरआरबी फार्मासिस्ट। बिल्कुल सही है, अगर आपको लाइव सेशन एक और चाहिए तो लिखना पड़ेगा मिशन या फिर हैशटैग आरआरबी फार्मासिस्ट, हैशटैग आरआरबी फार्मासिस्ट, हैशटैग आरआरबी फार्मासिस्ट। जितना ज्यादा कमेंट में आरआरबी फार्मासिस्ट दिखाई देगा तभी हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।